अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक और खैर आफियत से होंगे। तो तेरी सितमगरी राइटर हैं अबी आली एक और न्यू एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ कि नावल आपको पसंद आए। तो नावल स्टार्ट करते हैं। सुपरमैन सुपरमैन इसने 2-3 दफ़ा पुकारा था। वो कोई जवाब ना पाकर इसके रूम में आई थी, लेकिन वो यहाँ भी नहीं था। लगता है बाहर चले गए। एक तो बताकर भी नहीं जाते, सिर्फ और सिर्फ मुझे तंग करने के लिए ऐसा करते हैं। मुझे क्या है, मैं तो अपने रूम में सोने जा रही हूँ। जब आएंगे तो खुद ही खाना खा लेंगे। वो बड़बड़ाती हुई अपने रूम में चली आई थी। वो डोर बंद करके बेड पर आकर लेटी ही थी जब लाइट ऑफ हुई थी। हाय अल्लाह, अब मैं बाहर कैसे जाऊंगी? वो अभी उठती ही कि उसे कदमों की चाप सुनाई दी। इसका दिल उछल कर हलक में आ गया था। वो उठी थी भागने के लिए जब किसी ने उसे बाजुओं से फिर पकड़कर फिर से बेड पर फेंका था। इसको लगा इसकी कमर टूट गई थी। दर्द से इसके मुंह से सिसकी निकली थी। कौन कौन हो तुम? इसके हलक से आवाज ही खौफ के मारे फंसी फंसी से निकली थी। इससे अपनी आवाज खोई खोई सी महसूस हुई थी। उसे अपनी इज्जत का भी खतरा महसूस हुआ था। बेबसी से उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। इस शख्स की गिरफ्त अपने बाजू पर हल्की देखकर उठकर भागती कि फिर से कलाई से खींच कर इस शख्स के ऊपर गिरी थी। मानो उससे खुशबू महसूस करते जहां उसकी जान में जान आई थी, वही खब की भी धर आई थी। उसके सीने पर सर इसकी कमीज से ही अपना रोया रोया चेहरा साफ करने लगी थी। बहुत बहुत बुरे हैं आप। पापा बहुत बड़े जालिम। कोई ऐसा करता है मासूम जान के साथ? आप बहुत पत्थर दिल है सुपरमैन। तो ऐसा नहीं होता। हम पत्थर ही सही मगर पारस जैसे। किसी रोज मिलो हमसे, तुम्हें रोज सोना करते। वो गंभीर लहजे में कहता उसकी नन्ही सी जान को हवा कर गया था। अब बताओ, इस पारस के हाथों सोना होना चाहती हो? वो फिर से भारी आवाज में बोला था और उसे पत्थर कहकर पछताई थी। वो कैसे भूल जाती थी कि वो शख्स लाजवाब करने के लिए तो उसकी जिंदगी में आया था। आप मेरे रूम में क्या कर रहे हैं? वो उसका ध्यान बटाने की खातिर ऊंची मगर नम आवाज में बोली थी। दरअसल तुम मेरे रूम में नहीं सो सकती, ये तय हुआ था कि तुम्हें मेरे रूम में सोने से मसला है कि मैं कहीं बहक ना जाऊं। लेकिन मैं तो तुम्हारे रूम में सो सकता हूँ ना। ये तय तो नहीं हुआ था, वो शरीर से लहजे में बोला। मगर आपको अपने बिस्तर के अलावा तो नींद ही नहीं आती, आप कैसे सोएंगे इधर? सच बताऊं या झूठ? वो उसे उठाता इसके गिर्द हसार बांधता लो देती जज्बों की आंच से बोला। सिर्फ सच। वो सिर्फ यही बोली जैसे झूठ सुनना उसे पसंद न हो। तो सच ये है मेरी जान कि अब मुझे अपनी बीवी के बिना नींद नहीं आती। वो कमरा काट खाने को दौड़ता है। वो अनाओं का शहजादा ये तस्लीम कर रहा था कि इसके बगैर इसकी भी जिंदगी नहीं है। ना करें, वो उसके हसार में खोई खोई सी हैरत सदा से बोली थी। हाँ करें, वो उसकी बात सुनता मुस्कुराता हुआ बोला। अब कब से यहाँ थे और मेरे रूम में क्या कर रहे थे? वो सैलादा होते जवाब तलब लहजे में बोली थी। मैंने तो इधर माउंट एवरेस्ट की चोटी सर करने का यूनिक सा प्लान बनाया था, लेकिन मुझे यहाँ बिल्कुल भी इरादे नहीं लग रहे हैं। वो कामयाबी के चांसेस भी बिल्कुल जीरो लग रहे हैं, लिहाजा आज सिगरेट ही फूंकूंगा। वो उसकी बात सुनती झट से अलहदा हुई थी। उस मुझोर शख्स की बात सुनकर उसे अपने कानों से धुआं छूटता हुआ महसूस हुआ था। मेरे कमरे से निकल जाए 1 मिनट के अंदर अंदर। ये ना हो कि मैं कुछ शायद दे मारूं आपके सर पर। वो उसकी मानी खेज बातों से पहले तो घबराई थी, लेकिन फिर जो मुंह में आया बोलती चली गई थी। ओके गुड नाइट, जा रहा हूँ मैं, लेकिन प्लीज अपनी तस्वीर तो दे दो कोई। हंसने डोर के पास पहुंचकर लाइट ऑन की थी। और वो क्यों चाहिए आपको? वो जो उसके इतने जल्दी जाने पर हैरान हुई थी। इसकी फरमाइश पर हक्की बक्की रह गई थी। जाना न सही, तस्वीरें जाना ही सही। दिल बहलाऊंगा, साथ में सिगरेट भी फूंक लूंगा। वो आजरदा आजरदा से कहता शेव पर हाथ फेरते हुए इसको मजीद तपा गया था। वो मुड़ने लगा जब वो फिर से वापस पलटा था। अच्छा बात सुनो, यस्सु पंजू खेलोगी? एक्चुअली मैं आया तो यस्सु पंजू ही खेलने था। वो उसके दिल की बात कह रहा था। आप झूठ कह रहे हैं, वो अपनी हैरत को छुपाती संजीदगी से बोली थी। इसकी हरनी जैसी आंखें खुलकर बड़ी हो गई थी। उसे लगा वो तो मजाक कर रहा है। वो इतना बड़ा बिजनेस टाइकून उसे छोटे से खेल के इसके पास आया था। वाकई मकाम हैरत था। नहीं बिल्कुल सच। अगर नहीं यकीन तो आजमा लो यार। तुम हैरान तो ऐसे हो रही हो जैसे मैं अजनबी हूं और तुमसे मुखातिब हूँ। हैरत की बात तो होगी ना। आप इतने बड़े वकील और बिजनेस टाइकून होकर मुझ जैसी अदना लड़की के साथ यस्सु पंजू खेलने का कह रहे हैं। वो दिल की बात आखिरकार मुंह पर ले ही आई थी। बीवी के सामने तो बड़े बड़े सूरमा हार जाते हैं, इसके कदमों में बैठ जाते हैं। मैं तो इतना सा वकील हूँ। वो ये कहकर हल्का सा मुस्कुराया, मुस्कुराहट भी ऐसी जो किसी को कातिल करने की भरपूर सलाहियत रखती थी। अशनाल को अपने दिल की धड़कनें कानों में सुनाई देने लगी थी। खेलोगी ना मेरे साथ? खेलने से पहले शर्त यह है, जो हारा जीतने वाला शख्स इसकी सजा को तयन करेगा। मंजूर है, अशनाल ने मुस्कुरा कर कहा था, क्योंकि वो भी खड़ूस शख्स के साथ इतने महीनों बाद एडवेंचर करना चाहती थी। आज ही तो उसे वो बदला बदला लग रहा था। चलो ठीक है, इधर आओ। वो धीमी चाल चलता बेड पर बैठा था और हाथ से पकड़कर उसे अपने पास बिठाया था। स्टार्ट करें? वो उसके मजबूत
ہاتھوں کو تھامے مضبوطی سے بولا۔ اشنال ایک نے اس کے مضبوط ہاتھوں میں دبے ہاتھوں کو دیکھا تھا اور پھر اسے فخر ہوا تھا اس نے اس کے ہاتھ کو ہوا میں اچھال کے بٹ پر رکھا تھا۔ اس نے گنا تو پہلے 2 3 مرتبہ ایسے ہی گئی تھی کیونکہ وہ صرف 2 تھے، لیکن پھر پہلے اشنال جیتی تھی، اس کی خوشی اتنی تھی۔ اب سزا مقرر کر میری جانم۔ وہ اس کو خوش دیکھ کر اس کے چہرے پر کوسے قزح کے رنگوں کو دیکھتے دھیرے سے بولا تھا۔ آپ سٹ اسٹینڈ کریں سپرمین، وہ ہوشیاری سے بولی تھی۔ اچھا چھوڑیں یہ نہ کریں، وہ خود ہی بولی تھی اور صرف اس لیے کہ وہ اسے جھکانا نہیں چاہتی تھی۔ کیوں نہ کروں، اب تو میں کروں گا، وہ ضدی سا ہوا۔ میں تو پنشمنٹ دیتا ہوں، وہ بھی سخت سی، اس لیے مجھے سزا دینی ہے تو دو، اس طرح تو کھیل کا مزہ نہیں آتا۔ سچ میں اگر میں ہاری تو آپ مجھے پنش دے کے ماریں گے بھی، وہ بے یقینی کی کیفیت میں گھرتی ہوئی بولی تھی۔ سچ میں تو کوئی رعایت نہیں دیتا، میری سزا تو بہت سخت ہوگی، وہ اپنی مسکراہٹ دباتا سختی سے کہنے لگا۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ مجھے پنش دے دیجیے گا، لیکن میں آپ کو پنش نہیں دے سکتی، وہ سنجیدگی سے بولی تھی۔ اس نے پھر سے ہاتھ کیا تھا تو اس دفعہ روشنال ہی جیتا تھا، اس کے جیتتے ہی اپنے دونوں ہاتھوں کو باندھ گئی تھی۔ روشنال بغور اپنے بندے ہاتھ اس کے کانپتے ہاتھوں کو دیکھنے لگا، جس کے ہونٹ بھی کانپ رہے تھے۔ اس پیاری کو دیکھتا وہ اس کے بندھے ہاتھوں کو دیکھتے ہاتھ اونچے کیا تھا۔ روشنال کو لگا وہ مارنے لگا ہے۔ کھڑوس اس کے منہ سے بڑبڑاہٹ میں یہی نکلا تھا۔ روشنال نے ہاتھ بڑھا کر اسے کمر کے پیچھے ہاتھ لے جا کر اپنی طرف کھینچا، اس کے زور سے اپنی طرف کھینچنے سے اس کا دوپٹہ سر سے اتر گیا تھا۔ وہ 2 منٹ میں اس کا حلیہ بگاڑ چکا تھا۔ میری پنشمنٹ شاید تمہیں پسند نہیں آئی، وہ اس کے بکھرے بال سمیٹ تھا، گھمبیر سے لہجے میں بولا تھا۔ اشنال کا تنفس بگڑا تھا، وہ اسے پیچھے ہوتی جھک کر سانس لے رہی تھی، وہ تھوڑی سی نارمل ہوئی تھی جب وہ اس کی طرف پھر جھکنے لگا تھا، جب وہ پھرتی سے باہر بھاگنے لگی تھی۔ روشنال اس کو اٹھتا دیکھ کر اس کے پیچھے ہوتا، اس کو کمر سے پکڑتا، پھر سے اپنی طرف کھینچ کر اس سے اپنے ساتھ لگا گیا تھا۔ چچا چھوڑے، آپ بہت گندے انسان ہیں، میں تو آپ کو ڈیسنٹ سمجھتی تھی، مگر مجھے نہیں پتا تھا آپ اتنے ٹھرکی نکلیں گے، وہ بھرپور مزاحمت کر رہی تھی۔ بیگم اب آپ کو بتائیں گے کہ اصل ٹھرکی ہونا کسے کہتے ہیں، آپ نے ہمیں ہلکے میں لیا ہوا تھا، وہ اس کے بالوں سے کیچر کو نکال کر چھپاتے شریر سے لہجے میں بولا تھا۔ اشنال کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ منہ زور شخص کو کیسے قابو کرے، لیکن 1 منٹ دیر کیے بغیر وہ اپنے دانت اس کے کشادہ سینے میں کاٹ چکے تھے۔ صبر کرو جلدی بگڑی، جو اس کے سحر میں کھویا ہوا تھا، اس کے کاٹنے سے اس کی گردن پر جھکنے لگا تھا۔ جب ڈور بیل کی مسلسل آواز سے اس کے سحر سے نکلا تھا، وہ جلدی سے پیچھے ہٹتا، اس کے سر پر دوپٹہ کر آ گیا تھا۔ ریلیکس یار، لگتا ہے فرقان ہے، اس کے ماتھے پر لب رکھتے پھر سے سنجیدگی کے خال میں سمٹا باہر نکلا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے کھڑی ہستیوں کو دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ آپ اس وقت، وہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ اتنی رات کو وہ ادھر آئیں گے۔ اس نے تو ابھی اشنال کو اعتماد میں لیا ہی نہیں تھا۔ آپ لوگ اس وقت، وہ متفکر اور پریشان سا کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا، کیونکہ اب بھی اس نے اشنال کو اعتماد میں نہیں لیا تھا۔ السلام علیکم شیر جوان۔ وعلیکم السلام شیر جوان۔ سفیر صاحب نے آ کے حکم بہت ہی گرم جوشی سے گلے سے لگایا تھا۔ پلیز آپ اندر آ جائیں، رات کافی ہو گئی ہے۔ اتنی رات کو مناسب نہیں لگتا، وہ ڈور سے ہٹ کر انہیں راستہ دیا تھا اور ڈور بند کر کے واپس پلٹا تو آغا جان کو اپنے پیچھے کھڑا پایا تھا۔ اتنا خفا ہو گیا ہے کہ میری طرف دیکھ ہی نہیں رہا۔ اس نے ان کی طرف دیکھا جو لاٹھی اٹھائے کمزور نحیف سا شکوا کر رہے تھے۔ وہ بنا کچھ کہے پیچھے مڑتا، انا کی فصیل کو ختم کرتا بہت ہی گرم جوشی سے ان کے گلے لگا تھا، اور آغا جان کی تو آنکھوں سے تو آنسو پانیوں کی طرح نکلنے لگا تھا۔ ان کے ساتھ لگا ان کی پشت کو سہلاتا دلاسا دے رہا تھا۔ آغا جان، آپ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے، میرے ساتھ آئیں۔ وہ انہیں تھامے لیے لاؤنج کے صوفوں پر لے آیا تھا، ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ آپ آنے سے پہلے مجھے کنفرم تو کرتے تھے، میں آپ کو خود لینے آ جاتا۔ وہ آغا جان کے ساتھ ان کی تھکن کو دیکھتا ماں باپ سے شکوہ زدہ لہجے میں بولا تھا۔ دراصل آج ہمارا سارا دن بازار میں گزرا ہے، تو اس لیے آتے آتے دیر ہو گئے تھے۔ میری بیٹی کہاں ہے، نظر نہیں آ رہی، کہیں سو تو نہیں گئی؟ وہ ارد گرد نگاہیں دوڑاتی بےتابی سے بولنے لگی تھی۔ اور سوری، میں آپ کی بیٹی کو بلا کے لاتا ہوں، مسکرا کر کہتا اشنال کے روم میں آیا تھا۔ اشنال اشنال، اس نے پکارا، لیکن وہ روم میں نہیں تھی۔ بات سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ 2 منٹ ادھر ہی کھڑا رہا، جب وہ فولڈ ہوئی شرٹ کے بازو کے ساتھ باہر نکلی تھی۔ وہ شاید وضو کر کے آئے تھے۔ روشنال کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ ان لوگوں کی موجودگی سے لا علم ہے۔ اشو، ادھر آؤ، بات سنو میری، اس نے ٹہرے اور محتاج لہجے میں اسے پکارا۔ جی بولیں۔ ڈور پہ کون تھا ویسے؟ وہ اس کے قریب آتی دوپٹے کو سیٹ کرتی آرام سے کہنے لگی تھی، نگاہیں اٹھا کر بات وہ ہولے سے بولی۔ اس کی نگاہوں میں روشنال بخت کے لیے احترام ہی احترام تھا۔ مجھے تم سے کچھ کہنا تھا، وہ لہجے کو تول تول کر بول رہا تھا۔ آپ کو میری ضروری بات کرنی ہے؟ آپ کو کوئی ضروری بات کرنی تو میں سن لیتی ہوں، لیکن میں آلریڈی لیٹ ہوں نماز کے۔ اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں پہلے نماز پڑھ لوں؟ باہر امی بابا اور آقا جان آئے ہوئے، تم ان سے مل کے آ جاؤ، 5 منٹ لگیں گے، بعد میں نماز پڑھ لینا۔ اسے صاف لہجے میں کہتا مگر نظریں چراتا کہہ گیا تھا۔ وہ اس کے ریئیکشن بھی سوچ رہا تھا۔
अशनाल बेहिस बन गई थी, जैसा उसकी बात सुनी ही ना, वो स्टैचू बनकर खड़ी हो गई थी। चुप क्यों हो गई हो? आओ ना, पहले बाबा मामा से मिलाओ। वो उसके ड्रामे तासुरात देखता समझ कर न समझे से कहने लगा, वो क्यों आए हैं अब यहाँ? अशनाल ने तल्खी से कहा था, आंखों में वासे नमी चमके थे। अच्छा मेरे साथ तो आओ। वो कब से वेट कर रहे, इस तरह अच्छा लगता है क्या? वो सोचेंगे? वो उसे बेहिस्सो हरकत लिए थामता हुआ लाउंज में ले आया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा बच्चा कैसा है? सबसे पहले तहमीना बेगम ही उठी और उसको गले लगाया था। जी ठीक। इसने इनकी गर्मजोशी को देखते फीके से लहजे में जवाब दिया था। सगीर साहब इसको देखते उठ खड़े हुए थे और उसके सर पर हाथ फेरा था। ताया अब्बू से मिलने के बाद एक नजर आगा जान को देखा था, जो वो उसे लेकर सोफे पर बैठी थी। इसने एक बात बेतासुर निगाह उठाकर आगा जान की तरफ देखा, जिनकी निगाहों को वो पहचान नहीं सकी थी। आज उसे इन आंखों में अपनी नफरत नजर नहीं आ रही थी, बस बेबसी थी। अशनाल ऐसे बेतासुर खड़ी रही। वो उठे और उसके सर पर हाथ रखने लगे थे, जब अशनाल एकदम से पीछे हटी थी। आगा जान का हाथ हवा में ही तहियुल हो रह गया था। अशनाल को जैसे किसी बिच्छू ने डंक मारा था। वो इनके हाथों के लम्स से नावाकिफ थे। उसे वो हाथ लोहे की मानंद भारी और छुरी की तरह तेज धार से भी लगते थे। जैसे वो हल्के से भी उसे लगे तो खून तो लहू रिसने लग जाएगा। वो तड़प कर दूर हटी तो आगा जान सब उसे देखने लग पड़े थे। रोशनाल जानता था वो हक पर है, लेकिन उसे आगा जान की कंडीशन को देखकर तरस आ रहा था। आगा जान, मैं पोती का रिएक्शन देखकर एहसास पड़ने लगा था। वो उसके आगे हुए थे। मामा मुझे माफ कर। इनका लहजा आज कई सालों बाद लड़खड़ाया था। वो बोल नहीं सके थे। इनके जहन में बेटे की बात गर्दिश की थी। जब उन्होंने कबीर साहब को बेदर्दी से घर से निकाला था, तो इनके आखिरी अल्फाज इनके जहन में नक्श हो गए थे। लेकिन आज दिमाग ने खुरच खुरच के इन अल्फाज को उधेड़ा था। उन्होंने जाते वक्त बस यही कहा था कि आका जान, किसी से इतनी नफरत मत करें या गुस्से में आकर कि इसके दिल पे इतने जख्म ना लगाएं कि बाद में उसे माफी मांगते हुए आपको निगाहें उठाते हुए भी शर्म महसूस हो। वो आज वो बुरी तरह से पछता रहे थे। माफी किस बात की? माफी मांगेंगे मिस्टर बक? या किसी बात पर माफ करूं? या किस बात पर माफ करूं? अपने माँ बाप की जुदाई सहने पर, अपनी बचपन की महरूमियों पर, आपकी नफरत पर, सौतेली माँ के जुल्म सितम पर, अपनी किरदार कशी पर, अपने किरदार की, अपनी मरी माँ के किरदार की, अपनी एहसास से कमतरी की, अपने सियाह रातों के डर की, या अपने गुजरे हुए 12 सालों के नुकसान पर। किस किस बात की माफी मांगेंगे आका जान? वो फट पड़ी थी। आका जान तो बोलने के काबिल ही नहीं रहे थे। क्या आपके अपने ज़मीर ने एक दिन मलामत नहीं की थी कि मैं आपका खून हूँ? पता है जब आप हसनाल और मिनाल के लिए चीज़ें लेकर आते थे, तो मैं भी आपको रहम तलब नज़रों से देख रही थी। आप खैरात में ही सही मुझे डॉल या ड्रेस वगैरह दे देंगे। वो मेरे अंदर का लालच नहीं था, वो मेरी महरूमी हो। अपने माजी की तस्वीर से हरासा हूँ मैं। अपने गुजरे हुए अयाम से नफरत है मुझे। मुझे चीज़ों का लालच नहीं, मुझे प्यार का लालच था। आप शायद इसलिए उन्हें मेरे सामने प्यार करते थे। मैं आपसे मांगने आऊंगी, लेकिन सच में आगा जान, मुझे इन मसनूई चीज़ों का शौक नहीं था। मैं तो अपने बाप की रियासत की मकरूर शहजादी थी, जिसने अपनी जिंदगी में अपनी सारी सल्तनत मेरे नाम की थी। अपना एक एक पल, एक एक मिनट उन्होंने सब कुछ मेरे लिए कुर्बान किया। जिस दिन इनकी बंद आंखें बंद देखी थी, इस दिन मैं समझ गई थी कि इनको एक्सीडेंट ने नहीं मारा, बल्कि जुदाई, तलखी और फिक्र ने मार दिया है। इस दिन ही इस दिल को समझा लिया था कि मैं अब इस बाप की बेटी हूँ, जो सिर्फ फना की नजर हुआ, जिसको उसके अपनों की अना ने मार डाला। इस दिन इस 10 साल की बच्ची सिर्फ यतीम नहीं हुई थी, बेघर हुई थी। इस दिन आका जान में छत की तलाश में वक्त वाला नहीं गई थी, मैं सहारे की तलाश में गई थी। छत तो मुझे ऑर्फन हाउस में भी मिल जाता, मैं तो बस आवारा बनने से बचना चाहती थी। लेकिन अपनी जात को समेट कर रखने का कोई फायदा नहीं हुआ। जैसे ही जवानी की दहलीज पर कदम रखा, तो इसी जात को सबने अपने अल्फाजों से तोड़ बिखेर कर भेड़ बकरी की तरह राह लगा दिया था। आज फिर माफी मांगने आ गए हैं कि घर चलो। आज फिर से मुझे अपनाने के लिए तैयार हो गए। वो आज धारती हुई शेरनी लग रही थी। इसके अल्फाज सुनकर आका जान का दिल क्या जमीन फटे और वो उसमें समा जाए। इसके बेटे की निशानी दिल में इतना दर्द छुपाए बैठी थी, आज इनको छुपने की जगह नहीं मिल रही थी। जबकि रोशनाल के दिल पे इसके आंसू गिरे थे। नहीं आका जान, आज नहीं। आज अशनाल कबीर आपको हरगिज माफ नहीं करेगी। आज मैं आपसे अपने गुजरे हुए 12 साल का हिसाब सूद समेत वापस लेकर रहूँ। आका जान, माफी अगर मांगनी है तो मेरे बाबा से मांगे, लेकिन मैं जानती हूँ ये नामुमकिन है। बात कड़वी है, मगर है सच्ची। अगर माफी मांगना आसान होती ना, तो आका जान तो जो कब्रों में हमारी तलखियां सह कर पड़े हुए, वो भी माफी का लफ्ज सुनकर हमारे साथ फिर से जिंदगी गुजारने की ख्वाहिश कर रहे होते। मगर वो हकीकत जान चुके होते हैं कि हम लाहासिल के पीछे भाग रहे हैं। वो महज एक पल रुकी, खामोश रही और फिर से बोलना शुरू हो गई। आज आका जान को इसकी दहाड़ती हुई पोती, अपने लाडले बेटे कबीर बख्त की झलक नजर आई थी। चलो रूम में बहुत हो गया, चलो रूम में बहुत रात होगी, सुबह इस बारे में बात करेंगे।
रोशनाल इसके पास बाजुओं से पकड़ता नरम लहजे में बोला था, नहीं जाना मुझे आपके साथ, आज ही तो अदालत लगी है इधर। आज तो उन्हें हर जुर्म से बरी जमा नहीं होने दूंगी। रोशनाल, तुम इस मामले से दूर रहो। ये मेरा और मेरी पोती का मामला है। ये सही कह रहे हैं, आज ये बोलेगी और मैं सुनूंगा। उन्होंने उसे खुरदरे से लहजे में खामोश करवाया था। नहीं हूं मैं आपकी पोती। आप ही ने कहा था कि मैं गैर खानदान की औरत हूँ, याद है या भूल गए? आका जान, इस अदालत में तो आप बरी जमा हो जाएंगे, लेकिन रोजे महशर जो अदालत लगेगी, जब हशर का दिन होगा, सब खामोश होंगे। तो क्या मेरे बाबा चाहेंगे कि वो अपने बाप का गिरबान पकड़े? इसने नम लहजे से कहा था। अशनाल, मैं जानता हूँ तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो, लेकिन ये बातें सुबह भी तो हो सकती। चलो रूम में। इनकी कंडीशन देखो, पहले ही शुगर ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। इस तरह वो और बीमार हो जाएंगे। रोशनाल ने इसका बाजू पकड़कर एक दफा फिर से मदाखलत करके समझाया। ओ अच्छा, अब मैं समझी, आप इनके साथ इस साजिश में मुलविस हैं। मैं कितनी बेवकूफ थी, मैं ना समझ सकी कि आप इनके साथ घटिया खेल में शामिल थे। लेकिन अब समझ आ गई कि अब सबने इतनी नफरत के बावजूद कैसे अपने शानदार वारिस की शादी मुझसे करवाई। आपकी नफरत में भी कर्ज छुपी हुई थी कि घर की दौलत बस बाहर न जाए। मुझे कह देते, मैं नाम कर देती सारी जायदाद आपके, पर यह घटिया चाल चलने की जरूरत नहीं थी। अशनाल, मैं कह रहा हूँ रूम में जाओ। अब की बार इसके लहजे में इतनी नफरत देखकर रोशनाल ने लहजे पर मुश्किल से जब्त कर दी अंदर जाने का कहा था, लेकिन इसके अंदर इश्तियाल का लावा फट रहा था। वो कितनी आसानी से पल में इसकी तवज्जो और मोहब्बत के मुंह पर मार गई थी। नहीं, आज कहीं नहीं जाओगे। आज आप मेरा मुंह बंद नहीं करवा सकते। आज ही तो आपकी असलियत और घिनौना चेहरा सामने आया है। मुझे इस दिन बड़ा शिद्दत से इंतजार था कि आपको सबके दरमियान कटहरे में खड़ा करूं। तभी तो आपसे कोई पूछगछ नहीं की। आपके इतने गलत रवैये और जुल्मों की वजह भी आपको शिकायत का लफ्ज अदा नहीं किया। वो चीखी थी अब की बार। इसका इतना शेरनी जैसा अंदाज सबको हैरत में डाल गया था। अशनाल, आई सेड गो टू रूम। वो अब की बार इतने जोर से धाड़ा, इसके दिमाग की नसें उभर आई थी। वो सबके सामने इसका भी भरम तोड़ गई थी। रोशनाल, इस तरह बच्ची पर चीख कर क्या साबित करना चाह रहे हो? तुम्हारा कोई हक नहीं बनता। रोशनाल, बच्ची किस तरह साथ इस तरह रवैया रखो। सगीर सगीर साहब, जो सब कब से खामोश बैठे थे, उसे धाड़ता हुआ देखकर बरस पड़े थे। आप मेरी हिमायत में मत बोलिए। आप तो इनके बाप हैं। मैं आपकी क्या लगती हूँ? सिर्फ आपके महरूम भाई की बेटी। अगर इतना ही मुझे अपना समझा होता तो इस दिन यूं बेदर्दी से घर से ना निकालते। आप इनकी तरफदारी मत करें। अब मुझे किसी पर यकीन नहीं रहा। आप भी तो इनके साथ चाल रश अशनाल, वो फिर से धाड़ा और इस बार ना चाहते हुए भी हाथ इस पर उठ गया। रोशनाल ने इसकी बात मुकम्मल ही नहीं होने दी थी। इसके भारी हाथ रोशनाल पर छप कर रह गए। अशनाल तो मुंह पर हाथ रख के साकित सी खड़ी इसको देख रही थी। थप्पड़ इतना जोर का नहीं था जितना जोर का उसे लगा था। ये थप्पड़ इसकी रूह के बखिए उधेड़ कर रख गया था। वो बेयकीनी से उसे देखती रही, जो हाथ उठाकर अब शर्मिंदा सा लग रहा था। इसको उससे ये उम्मीद नहीं थी। वो कुछ पल इसको नजरें झुकाए देखती रही, फिर वहां से निकलती चली गई। रोशनाल, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। समीना बेगम ने इसको बाजू से पकड़कर सख्ती से कहा था। क्या जरूरत थी हाथ उठाने की? बच्ची है, इतने दर्द अकेली रही, इतने टाइम अकेली रही, ऊपर से जिस तरह वो तुमसे बदतमीजी कर रही थी। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा रवैया इसके साथ अच्छा रहा। उन्होंने तफ्तीश ज़दा लहजे में कहा था। बहुत गलत किया है तुमने। बताया हूँ इसका, वो बड़े मान से गिले शिकवे कर रही थी। गिले शिकवे भी वहीं होते हैं जहाँ मान होता है। अब की बार सगीर साहब ने उसे झाड़ा था। तब मैं क्या करूं बाबा? वो चुप ही नहीं हो रही थी, ऊपर से सबसे गलत लहजे में बात कर रही थी। मैंने तो बहुत जब्त किया था, लेकिन न चाह कर भी हाथ उठ गए। अब की बार इसने बहुत ही नरम लहजे में कहा था। अच्छा छोड़ें, फिलहाल ये बताएं आप खाना खाएंगे? इसने आगा जान को शर्मिंदा बैठे देखकर माहौल की तलखी को कम करना चाहा। नहीं, खाना हम खा के आए। समीना बेगम उसे परेशान देखकर कहा था। अच्छा छोड़ें, आप काफी थकावट हो रही होगी, मैं आपको स्ट्रॉन्ग से चाय बनाकर पिलाता हूँ। वो उठकर नॉर्मल से लहजे में कहता किचन में चला गया था। वो तकरीबन 2 घंटे इनके साथ गपशप करता रहा। रात के 12 बजे वो माँ बाबा और समीना बेगम को भेजकर खुद लाउंज में ही बैठकर सिगरेट फूंकता रहा। इसका दिमाग जैसे जंग लड़ रहा था। वो सोचता रहा। वो बेचैन सा उठता उसके रूम में चला आया था। पहले उसे लगा कि दरवाजे को लॉक लगा हुआ है, लेकिन सच शुक्र के गुस्से में इसने लॉक नहीं लगाया था। वो चलता हुआ उसके बेड पर आया था और दूसरी साइड पर बैठा था। उसे लगा वो मुंह दूसरी तरफ की कंफर्टर ताने सो रही थी। वो उसे ऐसे ही देखता रहा। हर 10 सेकंड बाद इसकी हिचकी निकलती, शायद बहुत ज्यादा रोने की वजह से ऐसा हुआ था। इसने कंफर्ट हटाया तो वो जागी हुई थी, बाजू सर पर रखे सिसक रही थी। सुर्ख नाक, गुलाबी गाल, रोई रोई मुतहरम आंखें, नाराज नाराज सा चेहरा। वो उसके हाथ के निशान इसके सफेद चेहरे पर नजर आ रहे थे। लब कप कपा रहे थे। उसे इस तरह बेसाख्ता रोते देख इस पे बेतहाशा प्यार आया था। वो खुद पे बेतहाशा गुस्सा। वो उसके करीब बैठने से गुस्से से इसका हाथ झटकते। कंफर्टर मजीद अपने ऊपर तान चुकी थी। अशु, बात सुनो मेरी। वो उसका कंफर्ट फिर से हटाकर कहने लगा, लहजे में नरमी थी।
प्लीज आप अपने रूम में जाएं, मुझे अकेला छोड़ दें। वो फिर से नाराजगी से कहते कंफर्ट बाजू में जोर से भींचे चीखी थी। ओके, आई एम सॉरी यार, मैं जा रहा हूँ। आई एम एक्सट्रीमली, ना चाहते हुए भी हाथ उठ गया था। यह एहसान मेरे ऊपर मत करें। मार धाड़ के फिर से सॉरी करने आ जाते। वो कंफर्ट उतारती, जोर से पटकती, इसके गिरबान हाथों में थामती। रोशनाल को साकित कर गई थी। बहुत कुछ खोने के बाद मुझे याद आया कि मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट थी, पर अफसोस मुझे देर से याद आया, जब मैं आपके हाथों टूट कर खिलौना बन चुकी हूँ। वो उसको जकड़ी दूसरी दफा रूप दिखा रही थी। आज वो उसको कुछ भी नहीं कह रहा था। वो उसका गिरबान हाथों में थामे चिल्ला रही थी। वो वाहिद थी जिसे वो कुछ भी नहीं कह रहा था, मगर जो उसकी तरफ हाथ भी ऊंचा करता वो उसे जहन्नुम वासिल कर देता था। आज अशनाल बख्त के हाथ इसके गिरेबान पर गए थे, लेकिन इसने कुछ भी नहीं किया था, क्योंकि वो उसकी रगों में उतर गई थी। उसे महबूब तरीन हो गई थी। वो महबूब के फिर दिए गए जख्म पे मरहम लगते हैं, फिर चाहे वो कांटों पर घसीटे या जहर थे। और वो इसका इश्क बन गई थी। इसकी हर सजा उसे कबूल थी। आज वो उस पे हाथ उठा के पछता रहा था। इश्क बू अली सिकंदर करता है, इश्क पागल नहीं, पागल को वली करता है। इस वक्त तो दहाड़ते हुए शेरनियों को भी मात दे रही थी। आज गलती भी अशनाल की थी और शर्मिंदा भी वो था। उसके चेहरे अपने नाखूनों से नोच रही थी। इसने कुछ भी नहीं कहा था, बस उसके हाथों से मार खाता रहा। उसे पता था वो दिल की भड़ास निकाल रही है। उसे अपने हाथों से मार खाता और अपने सीने पे मुक्के बरसाती रही। आखिरकार वो थक कर पीछे हटने लगी जब रोशनाल ने उसे अपने साथ लगा लिया। छोड़े मुझे। वो इससे खुद को छुड़वाने लगी थी। छुड़वा सकती हो तो छुड़वा लो, रोशनाल ने जैसे चैलेंज किया था। वो एड़ी चोटी का जोर रख के छुड़ाती रही, मगर रोशनाल की गिरफ्त मजबूत गिरफ्त से नहीं निकल सकी। जब तक वो जागती रही, रोशनाल ने तब तक पकड़े रखा था। आखिर थक हार कर इसके कंधे पर सर रखकर बेबसी से आंसू निकालने लगी कि शायद वो उसका रोना देखकर छोड़ दे, मगर वो भी अपने नाम का एक था। उसे तरस नहीं आया था। जब तक वो सो गई तब तक इसकी गिरफ्त मजबूत रही। जैसे ही इसकी हल्की हल्की सांसों की आवाज आई, इसकी गिरफ्त ढीली हो गई थी। जैसे इसने गिरफ्त ढीली की तो वो उसकी बाहों में आ गिरी थी। अब इसका चेहरा सामने था। सॉरी, आई एम रियली सॉरी माई लाइफ लाइन, तुम तो सिर्फ सराहे और चाहे जाने के काबिल हो, इसका मासूम चेहरा देखते गंभीर लहजे में कहते। इसने झुककर इसके गाल पर लप रखे। वो कितनी देर फिर से अपने साथ लगाए महसूस करता रहा, और फिर आराम से उसको बेड पर लाके खुद में भींचते सो गया। दूर कई फजर की अजानें हो रही थी। मिनाल जो बिल्कुल अजान के टाइम उठ जाती थी, अब वैसे ही इसकी आंख खुल जाती थी। इसका जल्दी उठना अल्लाह की तरफ से साइन था इसके लिए। इसको अब आदत सी हो रही थी सुबह उठने की। वो अजानों की आवाज सुनकर आंखें खोल गई थी। जेंट्स परफ्यूम की हल्की हल्की महक से इसने नजरें उठाकर ऊपर देखा था। एकदम से आंखें पूरी तरह खुल चुकी थी। वो उसके साथ लगी सो रही थी। इसकी आंखें हैरत से फटी रह गई थी। वो एकदम से रात के वाकयात में जोर डालते लगी। कुछ धुंधलके से मंजर इसकी निगाहों में घूमे, मगर सही से कुछ भी इसके जहन में नहीं आ रहा था। वो आंखें खोले देखते जब रात को उसने निहायत गिरे हुए अल्फाज इस्तेमाल किए और उसे अपने किरदार की गवाही के लिए रो पड़ी थी। इसके बाद जब इसको रोका था कि रुक जाओ, वो सोचती रह गई तो क्या वो उसके लिए रुका था? लेकिन ऐसा हरगिज नहीं हो सकता था। अगर वो सिर्फ हमदर्दी में भी रुक गया था तो वो इसका भरपूर तावान अदा करवाएगा। इसकी पुश्त से अपने हाथ बांधे देखकर वो एकदम से अपने हाथ हटा गई थी। हसनाल वक्त गहरी नींद में था। वो बेसाख्ता ही इसको देखे गई, जो नींद में बिल्कुल सादा दिल और मासूम और मेहरबान सा फरिश्ता लग रहा था। लेकिन उसे पता था ये मेहरबान फरिश्ता जब उठेगा तो उसके किरदार की धज्जियां बिखेर कर रख देगा। वो गुनाहगार जरूर थी, लेकिन गिरी हुई हरगिज नहीं थी। इसके रात के तल्ख अल्फाज इसके तखय्युल के पर्दों में खोए तो आंखों से आंसू चेहरे को धोते चले गए थे। वो हल्की सी पीछे उठ बैठी थी और अपना दुपट्टा सर पर सही कवर करके उसे दूर होती खामोशी से अजान सुनने लगी थी। एक पुरलुत्फ सा एहसास इसके इर्द गिर्द बिखरा था, जहाँ रग रग में सुकून उतरा था। जब अजान खत्म हुई तो उसने पहले कलमा पढ़ा और दुआ भी सरगोशी में की थी। वो आहिस्ता इसके ऊपर कंफर्ट सेट करने लगी। वो जो तकिए को बाजुओं में दिए मुंह इसकी तरफ ही करके सो रहा था। मिनाल के बेवकूफ दिल ने शिद्दत से चाहा कि वो एक दफा इसके बिखरे बाल समेटे, मगर अक्लमंद दिमाग ने झंझोड़ कर कहा कि ना करो इस शख्स से अपनी ना कराओ इस शख्स से अपनी तस्लील। और वो इस अक्लमंद दिमाग की मानती नमाज पढ़ने के लिए उठ खड़ी हुई थी। नमाज पढ़कर वो फारिग हुई तो दुआ के लिए हाथ उठाए थे। अपनी जिंदगी की आसानी के लिए दुआ मांगने लगी, क्योंकि इसकी मुश्किलात वक्त के साथ बढ़ने लगी थी। वो उसके अल्फाज नहीं बुला पा रही थी। आंसू जैसे दुआ में भी हथेलियों पर गिरे थे। वो बोल नहीं पा रही थी, मगर इसके आंसू से अल्लाह से मुखातिब करवाने लगे थे। जब इंसान की तकलीफ हद से बढ़ जाए तो वो आंसुओं के जरिए अल्लाह से हम कलाम होता है। इंसान के आंसू दर हकीकत ऐसी सीक्रेट फाइल होते हैं जिसको चाहकर भी कोई दूसरा इंसान पढ़ नहीं सकता, क्योंकि इसका पासवर्ड सिर्फ अल्लाह के पास होता है। अपने दिल की बात अपने अल्लाह से कीजिए। और वो अब जमीन वालों से अल्लाह पर भरोसा करती थी। इसकी आंखों से आंसू सैलाबी रेले की तरह बहने लगे थे
اور بے شک انسان کی آنکھوں سے نکلا جانے والا ندامت کا آنسو بھی بارگاہ الہی میں ہلچل مچا دیتا ہے۔ وہ کتنی دیر رب سے مخاطب رہی تھی، پھر اس کے کپڑے استری کر کے رکھتی، ناشتہ بنانے کے لیے کچن میں چلی آئی تھی۔ اسے ٹینشن تھی اس کے ناشتے کی، کیونکہ اگر اس کی آنکھ کھل گئی وہ سب سے پہلے دیری کا اس کے بوڑھا پن کا رونا روئے گا اور خفا ہو کر آفس چلا جائے گا۔ وہ تقریباً ناشتہ بنا کر آدھے ایک گھنٹے بعد واپس آئی تو وہ اپنے استری شدہ کپڑے شاید شاور لینے جا رہا تھا۔ وہ اس کا پھیلاوا سمیٹنے لگی تھی، اس کے سوٹ وغیرہ سمیٹ کر لیپ ٹاپ بیگ ٹیبل پر رکھا، کمفرٹ طے کر کے بیڈ شیٹ سیٹ کی۔ اس کے آنے سے اس نے روم صاف کیا تھا۔ وہ فریش ہو کر ٹاول سے بالوں کو خشک کرتا روم میں آیا تو بالکل ساری صفائی دیکھ کر اس کے بدلنے کا قائل ہو گیا تھا۔ وہ الماری میں کپڑے تہہ کر کے رکھ رہی تھی۔ ناشتہ یہی لاؤں تمہارے لیے؟ وہ الماری سیٹ کر کے پلٹی تو اس کو اپنی طرف ہی دیکھتے پایا تھا۔ وہ نگاہیں جھکا کر پوچھنے لگی۔ اس کی سحر زدہ آنکھوں کے حساس حصوں پر چھائی سرخی اس کی شدت گری آنکھوں کے رونے کی گواہی دے رہی تھی۔ اس کو دیکھتے حسنال کے دل میں عجیب سے جھنجھلاہٹ سی اترنے لگی۔ وہ مجرمانہ احساس جو اسے رات سے اس کے دل میں اترے تھے، اس کو دیکھتے حسنال کے دل میں عجیب سی جھنجھلاہٹ سی اترنے لگی۔ وہ مجرمانہ احساس جو اسے رات سے اس کے دل میں اتر رہے تھے، وہ خود ہی انہیں قبول کرنے سے خوفزدہ تھا۔ وہ بغیر کچھ کہے تلخی سے بھرپور نگاہ ڈالے پلٹ کر ڈریسنگ ٹیبل کے پاس چلا گیا تھا۔ وہ پھر سے اس کی ذات کو لا تعلق کر کے منہ پھیر گیا تھا، پھر سے اسے زمین پر گرا گیا تھا۔ ہم ہاتھوں سے گر گئے محسن زمین پر، ہم رش کے آسمان تھے، ابھی کل ہی کی تو بات تھی۔ ادھر آؤ، اس نے سنجیدہ لہجے میں پکارا تھا۔ وہ چلتی ہوئی اس کے پاس چلی آئی تھی۔ یہ بند کرو۔ گھڑی ہاتھ پر رکھے اس کی طرف اشارہ کیا تھا۔ وہ نگاہیں جھکائے اس کی گھڑی کو لاک کرنے لگی، لیکن اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں کے اچانک سے بدلتے تقاضوں کو دیکھ کر کانپنے لگی تھی۔ اس کی گھڑی کا لاک بند کر ہو ہی نہیں رہا تھا، لیکن تھوڑی سی کوشش لگا، اللہ اللہ کر کے وہ بند ہو ہی گیا تھا۔ وہ بند کر کے پیچھے ہٹی تھی۔ ادھر آؤ، اس نے پکارا۔ وہ نہ سمجھی سو اسے دیکھنے لگ پڑی۔ حسنال آگے ہوا اس کے چہرے کو تھام کر اس کی شدت گری آنکھوں پر لب رکھتے منال کے دل کو دھڑکا چکا تھا۔ منال نے تو سوچا تھا کہ وہ رات والی بات کو ذہن میں رکھ کر اسے ٹارگٹ بنائے گا، لیکن یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ اس کی نگاہوں میں نہ کوئی تانا نہ کوئی طنز تھا۔ اس وقت وہ نرم نرم نظروں سے دیکھتا، اس کا مہربان سا شوہر لگ رہا تھا۔ میں اپنے اور تمہارے رشتے کو محض کی نظر نہیں کرنا چاہتا منال، میں تمہیں وقت دینا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہتا اس کے ماتھے پر لب رکھتے اس کی روح کو سرشار کر گیا، اس کی زندگی کو نوید سنا گیا تھا۔ شکریہ۔ وہ جو نگاہیں جھکا کر کھڑی تھی، اس کے الفاظ پہ نگاہیں اٹھا کر بے یقینی اور خوشی سے منہ کھولے اسے دیکھا تھا۔ وہ اسے دیکھتی رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اسے حیران کھڑا دیکھ کر حسنال نے مسکرا کر پوچھا، جس سے اس کا ڈمپل سامنے آیا تھا۔ منال کا شدت سے دل کیا کہ ان ڈمپلز پہ وہ ایک دفعہ لب رکھے، اور آخرکار دل کی مانتی وہ اس کے گال پر پیار کرنے لگی، لیکن اس کی ہائٹ چھوٹی تھی اس سے۔ وہ پھر سے ایڑیوں کو اٹھائے اونچا ہوئی، لیکن پھر سے ناکام۔ حسنال کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ وہ اس کے سمجھنے سے پہلے اس کے پاؤں پہ پاؤں رکھتی، اس کے ڈمپل والی جگہ پر لب رکھ گئی تھی، اور حیران سا حسنال کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ جب تک اس کو سمجھ آئی تب تک وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپاتی دور ہو گئی تھی۔ واپس آؤ منال، نیچے آؤ، میں ناشتہ لگا رہی ہوں، وہ یہ کہتے مسکرا کر چلی گئی تھی، جبکہ وہ اس کے لمس کو ابھی تک محسوس کر رہا تھا۔ اس کا نہ انجانی میں دیا گیا یہ پیارا سا تحفہ اسے بہت پسند آیا تھا۔ وہ اسے یہ تحفہ نہیں بلکہ زندگی دے گئی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا، اب تو گرمی بھی اچھی خاصی تھی۔ منال کام کر رہی تھی۔ آج دوسرا دن تھا۔ تہمینہ بیگم، صغیر صاحب اور آغا جان کو گئے ہوئے تیسرا دن تھا۔ حسنال جس دن کا گیا تھا واپس نہیں آیا تھا، لیکن یہ ہے کہ وہ اسے سکون دے گیا تھا۔ اسے پتا تھا وہ بہت نرم دل ہے، وہ اسے کسی نہ کسی دن معاف کر دے گا۔ اس نے سب سے پہلے لاؤنج اور کچن کے فرش دھوئے تھے۔ اسے آج کام کرنے کی صبح سے فرصت ملی تھی، کیونکہ تہمینہ بیگم جس دن کی ناراض تھی وہ ان کے سامنے ہچکچا جاتی تھی۔ پہلے وہ کام نہیں کرتی تھی کیونکہ اس کی ماں سارے کام اشنال سے کرواتی تھی، لیکن کل سے وہ ایکٹیو تھی۔ اس نے پچھلا دن بھی مشین لگا کر بیڈ شیٹ اور آغا جان کے کپڑے دھو کے رکھے تھے۔ ان کا روم بھی بہت گندا تھا۔ ان کا روم تو اس نے کل کا سارا دن لگا کے صاف کیا تھا، اور آج بھی اس نے سارے کمروں کی صفائی، بیڈ شیٹس وغیرہ دھو رہی تھی۔ وہ صبح سے بہت ہی مصروف تھی کیونکہ اشنال اور روشنال کا علیحدہ سے روم صاف کیا تھا۔ تہمینہ بیگم نے ایک میڈ تو رکھی تھی، لیکن وہ ایک نمبر کی ہڈ حرام تھی۔ کبھی چھٹیوں کا بہانہ، بخار کا بہانہ، ہر دن آئے کوئی نہ کوئی بہانہ اس کی زبان پر چڑھا رہتا تھا۔ اس لیے تہمینہ بیگم نے اسے نکال دیا تھا، کیونکہ نفیس اور صفائی پسند خاتون تھی، لیکن کمرے اس طرح صاف نہیں تھے۔ جب اشنال تھی تو وہ میڈ کی نگرانی میں کام اچھا کرواتی تھی۔ وہ خود بھی وہ ہر چیز ٹپ ٹاپ رکھتی تھی۔ اس نے سوچا اشنال آئے تو کمرہ صاف ستھرا ہو۔ ابھی بھی وہ چھت پر سارے پردے شیٹ لے گئی تھی۔ چھت اوپر سے اتنا کور تھا کہ اسے اکیلے کوئی خطرہ نہیں تھا، اور اوپر ہی مشین پہ دھوتی وہ ڈرائی کر کے وہی چھت پر پھیلا رہی تھی۔ ویسے تو نیچے پورشن صاف ستھرا تھا، اسے ٹینشن تو نہ تھی، اس کام میں محنت بھی بہت زیادہ تھی۔
ابھی وہ کام کر رہی تھی جب اسے زوردار چکر آئے. وہ سر تھامے وہیں سر پکڑے وہیں بیٹھ گئی تھی. کچھ دیر بعد اس نے پانی کے چھینٹے منہ پر پھینکے تھے کہ کچھ نہ کچھ صحت بحال ہو. تھوڑی دیر بعد جب اس نے خود کو کچھ بہتر محسوس کیا تو پھر سے کام میں جٹ گئی تھی. وہ کچھ دیر کپڑے وغیرہ دھو کر سستانے کے لیے وہیں کرسی پر بیٹھ گئی تھی کہ ہر چیز سوکھ جائے تو وہ سب کو اتار کر نیچے لے جائے. کام کرتے ہوئے اسے بہت مشکل ہوئی تھی اور دیر بھی بہت زیادہ ہوئی تھی کیونکہ وہ ان کاموں کی عادی نہیں تھی. وہ وہیں بیٹھ گئی تھی جب ڈور بیل بجی. وہ ہکلا کر اٹھی تھی. آہستہ آہستہ چلتی وہ پہلے چھت سے نیچے آئی تھی اور پھر سیڑھیاں اترتی مشکل سے اپنے نچلے پورشن تک آئی. ڈور بیل ابھی تک بج رہی تھی. کون؟ ایک دفعہ اس نے اصولاً اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر پوچھا تھا. میں ہوں، دروازہ کھولو منال. سمینہ بیگم کی جھنجھلائی سی آواز آئی تھی. اتنے دنوں بعد ماں کی آواز سن کر منال کی ایک دم سے آنکھیں بھر آئی تھی. اس نے سوچا کہ وہ ماں کو ساری بات بتائے کہ حسنال نے اسے ایک موقع زندگی کی نوید سنائی ہے. یہ سوچتے اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آئے تھے. وہ جیسی بھی تھی اس کی ماں تھی. ماں کی آواز نے اس کے اندر نیا سور پھونکا تھا. وہ جلدی سے دروازہ کھول گئی تھی لیکن ماں کے پیچھے ایک جوان جہان لڑکے کو دیکھ کر وہ ہڑبڑا کر رہ گئی تھی. وہ اسی کی طرف دیکھ رہا تھا جو ماں کے گلے لگنے کو بےتاب تھی. اس لڑکے کی گندی نگاہیں اپنے اوپر دیکھ کر اپنا دوپٹہ سر پر صحیح کیا تھا جو کہ پہلے ہی ٹھیک تھا. اس کو اپنی طرف دیکھتے اس نے چہرہ غیر ارادی طور پر دوپٹے سے ڈھانپا اور آنکھوں میں اتنی سختی رکھ کے گھورا کہ اس کے ماتھے پر اول پڑ گئے تھے. وہ لڑکا اس کی چبھتی نظروں سے گڑبڑا کر رہ گیا. اچھا بیٹا آپ جاؤ، بہت بہت شکریہ آپ کا. بیٹی کے اتنے عجیب تاثرات دیکھ کر سمینہ بیگم نے دروازے پر کھڑے ہو کر خوش اخلاق سا ہو کر کہا اور زبان کے ساتھ آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے اشارہ دیا تھا. وہ دروازہ بند کرتی پلٹی تو منال کہیں نہیں. وہ سیڑھیاں چڑھتی ہی اوپر آئی. اسے لاؤنج کے صوفوں پر کور چڑھاتے دیکھا. گھر میں کوئی بھی نہیں تھا. کہ تم کام کیوں کر رہی ہو اور سب نظر نہیں آ رہے وہ کہاں گئے؟ وہ ساڑھی کا پلو سنبھالتے تشویش زدہ سے لہجے میں پوچھنے لگی. وہ اشنال اور روشنال کو لینے گئے ہوئے اور میرا گھر ہے، میں ہی کام کروں گی. منال نے ایک نظر ماں کی طرف دیکھ کر کہا جو گولڈن اور بلو ساڑی میں صحیح تیار لگ رہی تھی اور ان کے چہرے کے رنگ ایک دم سے بدلے تھے. وہ یہ کہتی بالکل نئے روپ میں انہیں حیران کر گئی حالانکہ وہ کام بالکل بھی نہیں کرتی تھی. اچھا تو یہ چال تھی ان کی. میرے نکالنے کے بعد اس بڈھے کو آرام نہیں آیا. میرے نکلنے کے بعد اس بڈھے کو آرام نہیں اور پوتی کا پیار پھر سے جاگ اٹھا. اور وہ دیکھو نا، میری بہن بھی شروع سے ہی میسنی ہے. ہر وقت اس کا پیار اس منحوس کلموئی کے لیے امٹ امٹ کرا رہا ہے. پر یہ جو بھی کرے نا کوئی فائدہ نہیں. اب جو میں کروں گی وہ اس ساری زندگی یاد رکھے. دیکھتی ہوں میں وہ کیسے اس گھر میں آتی ہے. وہ چھٹانگ بھر کی لڑکی اب میرا مقابلہ کرے گی. میں نے اس کلموہی کو زندہ چھوڑا تو وہ ادھر رہے گی نا. وہ یہ سنتے ہوش و حواس میں نہیں رہی تھی اور اس پر برس پڑی تھی. امی آپ ایسا کچھ نہیں کریں گی اور نہ ہی میں آپ کو ایسا کچھ کرنے دوں گی. وہ جس کشن پہ کور لگا رہی تھی وہ وہیں پھینکتی ماں کے بازو تھامتے چیختی ہوئی کہنے لگی دیکھتی ہوں کیسے روکتی ہو مجھے. سمینہ بیگم نے اسے جھٹکے سے بازو سے چھڑوا کر غصے سے کہتی اندر چلی گئی تھی. پیچھے وہ جلدی سے کمرے اور حسنال کے نمبر پر کال کرنے لگی لیکن اس کا نمبر بند تھا اور منال جانتی تھی وہ کام کے دوران پاور آف کر دیتا ہے. اس نے آغا جان کو کال کی لیکن انہوں نے بھی اٹینڈ نہیں کی. آخرکار تنگ آ کر اس نے غصے اور بے بسی سے موبائل نیچے پھینکا اور وہیں نیچے بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. اشنال بیٹی دروازہ کھول دو پلیز. تہمینہ بیگم اس کے روم کے باہر کھڑی تھی جو ان کے آنے سے بالکل روم کی ہو کر رہ گئی تھی. آغا جان بھی پوتی کو دیکھنے کے منتظر صوفے پر ہی بیٹھے رہتے تھے. کیا ہوا امی، آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ وہ جو ابھی آفس سے آیا تھا وہ جلدی آ گیا تھا. ابھی دوپہر کے 2 بج رہے. تہمینہ بیگم کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر وہ خود بھی پریشان ہو گیا تھا. صبح سے ایسے ہی کمرے میں بند ہے میری بچی. بہت برا کیا ہے تم نے روشنا. صبح میں 3 چکا لگا چکی ہوں لیکن وہ ہے کہ کھول نہیں رہی. تہمینہ بیگم اشنال کی وجہ سے سچ میں پریشان تھی. آپ پیچھے ہو، میں ٹرائی کرتا ہوں. اس نے ماں کو اشارہ کیا تھا. تم رہنے دو، میں اپنی بیٹی کو خود مناؤں گی. مناؤں گا. صغیر صاحب نے بھاری گمبھیر آواز میں اس کے پاس آیا تھا. وہ باپ کی آواز سن کر پیچھے ہٹ گیا تھا. میری بیٹی اتنی ناراض ہے ہم سے. واقعی ہم بہت برے ہیں. اپنی بھولوں سے بچی کا اتنا دل دکھایا. ہم واقعی آپ کے لیے کوئی بہتر فیصلہ نہ کر سکے. ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہماری بیٹی دل میں اتنا گلٹ رکھ کے جی رہی ہے. ان کی یہ کہنے کی دیر تھی اندر ان کا اتنا پیار بھری آواز سنتی دروازہ کھول کے جھٹ سے ان کے گلے آ لگی تھی. بڑے ابو، وہ یہ کہہ کر سسک پڑی تھی. روشنال اس کی روئی روئی آنکھیں بغور دیکھنے لگ پڑا تھا. جی میرا بچہ، میری بچی خود کو اتنی اذیت کیوں دے رہا تھا؟ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے اسے ٹیبل پر لے آئے تھے. آغا جان صرف نگاہوں سے پوتی کو دیکھ کر اس کے بے چین دل کو سیراب کر رہے تھے. اس کا دل بہت کیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کے نشانی کو ایک بار گلے سے لگا کر اس کے سارے ہم خود میں سمو لے. اس کھوتے کے پتر نے بہت زور سے تھپڑ مارا ہے نا. رکو میں بھی حساب برابر کرتا ہوں. وہ یہ کہہ کر اس کا بازو چھوڑتے روشنال کے پاس گئے تھے. وہ انجانی سے انہیں دیکھنے لگا لیکن انجانی حیرت اور شوق تب بدلی جب الٹے ہاتھ کا تھپڑ اس کے منہ پر پڑا تھا. اب بتاؤ، اٹھاؤ گے عورت پہ ہاتھ؟
तुम इसके शौहर हो तो इसमें इसका ताया हो। अगर आइंदा ये सब किया ना तो सबसे पहले तेरे सीने में गोलियां उतार दूंगा। वो जो भतीजी को राजी करने पर इस पर हाथ उठाया था, अब सच में खफा हुए थे। और रोशनाल वक्त के बाप की तरबियत में ऐसी बात तो थी कि इसने इनके सामने निगाहें उठाने की जुर्रत नहीं की थी। ये देखकर अशनाल मुंह पे हाथ रखे हैरत से उसे देखे गई थी। अशनाल जितनी भी खफा थी रोशनाल से, लेकिन इसने कभी नहीं चाहा था कि उसे थप्पड़ पड़े। रोशनाल को जब थप्पड़ पड़ा था तो उसकी रग रग में हसीयत दौड़ी थी। वो इतनी नाराजगी के बावजूद बेचैनी से उसे देखने लग पड़ी थी जो निगाहें झुकाए खड़ा था। बड़े अब्बू का उसे थप्पड़ मारना अशनाल वक्त को ऐसा लगा कि किसी ने उसके दिल पर जोर से पाँव रख दिया हो। वो उस दुश्मन जान से भला जितना भी खफा थे, लेकिन वो ये कभी नहीं चाहती थी कि वो ये सितम कर यूं निगाहें झुकाकर खड़ा हो। वो तो निगाहें उठाकर बातें करता अच्छा लगता। वो पछताई थी। वो 2 दिन से उसे मुसलसल मना रहा था, लेकिन वो थी कि उससे बात करने को तैयार नहीं थी। पता नहीं क्यों, लेकिन ये बात अशनाल वक्त को जरा अच्छी नहीं लगी थी कि रोशनाल वक्त ऐसे निगाहें झुका कर खड़ा हो। वो तो निगाहें उठाकर बातें करता अच्छा लगता था। इसके जब से लाल चेहरा देखकर अशनाल के दिल ने उसे ढेरों मलामत की। वो कुछ देर इनकी सुनता रहा, फिर बिना कुछ कहे बाहर निकल गया। शाबाश पुत्र, बहुत अच्छा कारनामा सर अंजाम दिया। अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं तुम्हें झांपड़ लगा के रखूं। आका जान की खफा सी आवाज आई थी। इतनी बड़ी बात नहीं है आका जान, आ जाएगा वापस। तहमीना बेगम बाज़ाहिर तो ठीक थी, लेकिन बेटे का सोता चेहरा इनकी निगाहों में घूम रहा था। अशनाल बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो रही थी। वो तहमीना बेगम की तरफ देख नहीं पा रही थी। अरे भली मानस, जल्दी खाना लेकर आए ना। सगीर साहब ने तहमीना बेगम को मुखातिब किया और फिर तहमीना बेगम खाना लेकर आई। सगीर साहब ने पहला निवाला इसके आगे किया था। अशनाल वो निवाला ले लिया, लेकिन वो उसने बहुत मुश्किल से निकला। वो बार बार डोर की तरफ देख रही। तो हमारी बेटी हमारे साथ वक्त वाला में चल रही है ना? उन्होंने बहुत ईमान से पूछा था। अशनाल ने महज बात में सर हिलाकर आका जान को फर्श से अर्श पर बिठा दिया था, जबकि सगीर साहब अपने प्लान की कामयाब पर मुस्कुरा रहे थे। इनके दिल का हाल सगीर साहब से मुख्फी नहीं रहा था, और वो बहुत बेचैन थी। इसने जब कल रोशनाल से बदतमीजी की थी तो उसका लहजा सगीर साहब को इस तशवीशनाक खदशे में पड़े कि वो रोशनाल के साथ नहीं रहना चाहते। इसलिए उन्होंने रोशनाल को थप्पड़ मारा था, लेकिन इसकी उड़ी उड़ी रंगत और इसका बेचैन दिल उन्हें बहुत कुछ बावर करा गया था जिस दिन वो यहाँ आए थे। और रोशनाल ने अशनाल को थप्पड़ मारा था। इस रात सगीर साहब ने रोशनाल को बहुत बेचैन देखा। वो बज़ाहिर तो नॉर्मल लहजे में बात कर रहा, लेकिन अंदर से वो तोड़ फोड़ का शिकार था। लेकिन अपनी इस झल्ली सी भतीजी को भी बेचैन देखकर वो समझ गए थे कि दोनों एक दूसरे से कभी जुदा नहीं होने चाहते, और अब उन्हें कोई परेशानी नहीं रही थी। अम्मी, आप खाना खाएंगी? मिनाल ने माँ के कमरे में आते माँ से पूछा था। वो खुद को अकेला महसूस कर रही थी, इसलिए माँ के पास चली आई थी। खाने को छोड़ो, इधर आओ, मेरे पास बैठो। उसे अपने पास बुलाकर बिठा गई। जी अम्मी, वो कहती इनके पास बेड पर जा बैठी। तुम्हें पता है आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें वो बात बताऊंगी तो तुम भी खुश हो जाओगी। बस ये सोच लो कि तुम्हें भी इस अजाब से छुटकारा मिल जाएगा। क्योंकि कौन सी बात? वो माँ को इतना खुश देखकर पूछे बगैर नहीं रह सकती। तुम्हें पता है सामान इतनी अमीर है कि मैं क्या बताऊँ। इतना बड़ा घर है इसका। इसका बेटा जो आज मुझे छोड़ने आया था, वो बाहर से के बैंक का मैनेजर है। उसकी लाखों के हिसाब से तनख्वाह है। मैं तो उस पूरी फैमिली से इतनी मुतासिर हुई हूँ। तो मुझे क्यों बता रही है? मैं क्या करूँ? इसने बेजारी से माँ के चेहरे को देखते हुए पूछा। इसलिए बता रही हूँ कि हसनाल से तलाक ले लो जल्दी से, और इद्दत वहीं समन के घर कर लेना। फिर तुम्हारी शादी करवाऊंगी, वहां तो तुम्हें ऐश करोगी। और वैसे भी मैं तुम्हारी तस्वीर समन और उसके बेटे को दिखाती है, और इनको तुम बहुत पसंद आई। समन तो मेरे साथ आना चाहती थी, लेकिन मुझे तुम्हारी हाँ का इंतजार है। अम्मी, आप आपने इतनी आसानी से ये अल्फाज अपने मुंह से निकाले कैसे? आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैं आपकी बेटी नहीं तवाइफ हूँ। माँ, आप इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हैं? मैंने तो सोचा था कि आप 2 दिन मुझसे दूर रहेंगी तो आपको मेरी याद आएगी। लेकिन अम्मी, आप इतनी गलत कैसे हो सकती हैं? मुझे लगता है, बल्कि मेरी छठी हिस्स कह रही है कि अम्मी आप मेरी जिंदगी में जहर घोल कर रहेंगी। अम्मी, आप सच में खुदगर्ज हैं। मैं इतने अच्छे शौहर के लिए दौलत तो क्या, खुद को गिरवी रख दूं। आपने ये बात मुंह से निकाली भी कैसे? इसने ये अल्फाज कहे तो उसकी बातों में इतना दर्द था कि कोई और सुनता तो उसके दर्द का पैमाना न नाप पाता। लेकिन वो उसकी माँ थी जो किसी के आगे न पिघलती थी। टीवी ड्रामों की हीरोइन मत बनो। ये बातें सिर्फ किताबों ड्रामों में ही अच्छी लगती हैं। हकीकी जिंदगी में देखो तो दौलत के बाहर कुछ नहीं है। ख्वाब तो मुझे आप दिखा रही हैं अम्मी। हकीकी जिंदगी तो शौहर के साथ ईमानदारी, रिश्तों के साथ अकीदत का नाम है। और आजकल टीवी ड्रामे भी मुआशरे को देखकर बनाए जाते हैं। आजकल आधी से ज्यादा कहानियां सच होती हैं कि औरतें सिर्फ टीवी ड्रामों में कुर्बानियां देती हैं। अम्मी, यहाँ हर औरत हीरोइन है। वो अपनी जिंदगी में वाइटल रोल अदा कर रही है। कभी रोती हुई, कभी हंसती हुई, कभी चुप, कभी अपनी बका की जंग लड़ती हुई नजर आती है। हम तो कह देते हैं कि वो फला सीरियल की खूबसूरत हीरोइन और भरती हुई अदाकार है। वो मेकअप की तह चढ़ाकर खूबसूरत बनी हुई है। आप इसके चेहरे को खूबसूरती को देखकर महज ड्रामे की खूबसूरती को देखकर खुश होते हैं। कभी इसके चेहरे के पीछे गमों को देखा है किसी ने?
एक आध शौकी आती है, बाकी 99% औरतें मजबूरी में काम करती हैं। कहना आसान है, देखना भी आसान है, लेकिन खुद करना बहुत मुश्किल होता है। अब तुम इतनी ससी सावित्री ना बनो, हालांकि तुम्हारी अपनी ख्वाहिश थी हसनाल से तलाक लेने की। अब 4 किताबें पढ़कर मुझे जमाने के सबक मत पढ़ाओ। वैसे तुम्हारे बाप सारी उम्र दुखों और जुदाई के बगैर मुझे दिया है क्या है? और वो भी तो उसी का भतीजा है ना। सारी जिंदगी पैसों के लिए तड़पाएगा तुम्हें, तो क्या गारंटी है कि मैं राजी होंगी तो आप अशनाल को कुछ नहीं कहेंगी? माँ की खुदगर्जी को देखकर वो भी मैदान में कूद पड़ी थी। इसने अपना नफा नुकसान भी ना देखा। इसका मतलब ये है कि तुम राजी हो? वो छनबे से कहती तंज़े लहजे में पूछ रहा था, लेकिन माँ की इस पुरस्कार मुस्कुराहट देखकर परेशान हुई थी। अम्मी, काश आप खूबसूरत नहीं प्यारी होती। और माँ खूबसूरत हो ना हो प्यारी होनी चाहिए, क्योंकि औलाद खूबसूरत माँ से नहीं, प्यारी माँ से मोहब्बत करती है। और माँ बेशक खूबसूरत ना हो, औलाद तो माँ की गोद से मोहब्बत करती है। वो इनके खूबसूरत पुरस्कार चेहरे को देखकर दिल में सोचती मजीद बहस की बाहर निकल गई। तो मेरे प्यारी दोस्त, उम्मीद करती हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।